समझता हूँ कि हमारी जो 3 महीने की स्ट्रगल थी पीडीएम मुत्तहदा मुतफ़क़ा अपोजिशन का जो एक रोल था, जो महंगाई मार्च हमने 23 मार्च को अनाउंस किया था 3 महीने पहले, मैं समझता हूँ कि वो महंगाई मार्च हमने किया या पार्टी ने अपने प्लेटफार्म पर किया। काज एक ही था कि मौजूदा हालात में जो हुक्मरान थे, जो 25 जुलाई 2018 को मुसल्लत किए गए थे, वो नाकाम हो गए। उनका फेलियर उनके अपना ही तजाद ही निकला। लिहाजा हमारा महंगाई मार्च जो है वो 29 को ख़त्म होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपोजिशन का राइट होता है कि वो तहरीक अदम इत्माद मूव कर सकते हैं, उसको प्रोसीडिंग करना। जो स्पीकर होता है वो हाउस ऑफ द कस्टोडियन होता है और कस्टोडियन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और जो आज कासिम सूरी साहब ने तकरीर की थी वो बीइंग स्पीकर की कुर्सी पर बैठे उन्हें करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ, मैं बीइंग ए पोलिटिकल वर्कर, मैं खुद 10 साल शबाशी साहब के साथ, उनके साथ कैबिनेट मेंबर रहा, मैं खुद चीफ विप रहा पंजाब असम्बली का। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का रोल होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और वो दोनों साइडों से सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन 3 अप्रैल वाला भी रोल जो था डिप्टी स्पीकर का, वो भी गैर आईनी था और आज का रोल भी उसका आईनी नहीं था। लिहाजा स्पीकर का पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के फुल बेंच के फैसले पर अमल ना करना और फिर 11:15 जो उसका रोल था वो भी नेगेटिव था। और मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और फुल बेंच फिर रात को बैठे और जब उनकी कुछ देर बाद हेयरिंग होनी थी या डायरेक्शन आनी थी, तो उससे पहले उन्होंने जो 11:45 पर शुरू किया और फिर उसकी कार्रवाई। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं। तो सब सारे पाकिस्तान ने देखी। राना साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमशेद साहब, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया कि ऐसा कोई खत नहीं था जिसमें धमकी आई हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस खत वाले मौक़िफ़ को रिजेक्ट कर दिया, कासिम सूरी साहब की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। अब आने वाले दिनों में पीटीआई क्या इस्तीफे जो उन्होंने ऐलान किया है उस पर अमल दरामद करेगी नेशनल असेंबली से, पंजाब असेंबली से, केपी के असेंबली से? चीमा साहब जी, डेफिनेटली आप कह लें कि जो पार्टी का फैसला होगा, और पार्टी का फैसला यही है रेजिग्नेशन का है, लिहाजा रेजिग्नेशन देगी पार्टी। तो अच्छा, बाकी रह जाती है बात कि जी धमकी में खत नहीं था। अगर नहीं था तो ये इससे ज्यादा बड़ा जोक क्या हो सकता है कि धमकी क्या होती है, कुछ चित्र मारे इनको कि फिर धमकी होती है। इसे नीचे कोई धमकी नहीं है। तो मतलब उसमें तो कोई पर्दा ही नहीं है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब आपकी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है आपकी के लिए, और उस पे यू कैन से डिस्प्लेजर दिया गया है, एक ऑफिशियल इज़हार नाराजगी किया गया है, एहतियाज किया गया है एट द हाईएस्ट फोरम, तो फिर भी उसमें कुछ नहीं था। तो फिर मतलब आप कह लें कि आप तो यहाँ खुद अदालत बन के बैठे हुए हैं कि आप फैसले कर रहे हैं। और बाकी मुझे नहीं समझ आती है कि रात 12 बजे क्यों अदालतें खुलती हैं। ये मतलब अब हम इनको क्या कहें, ऑनरेबल कहते क्या कहते हैं? आप अदलिया पे जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं चीमा साहब। मैं तो एक छोटी बात करें, जानिबदारी छोटा लफ्ज़ है, मैं तो इससे ज्यादा कहना चाहता हूँ, कह नहीं रहा, मेहरबानी कर रहा हूँ। जी चीमा साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं छोटी बात कर रहे हैं ना आपकी जी, जानिबदारी छोटा सा लफ्ज़ है। अच्छा, ये तो बेसिकली आप कह रहे हैं बैठे हुए हैं जैसे वो क्या कहते हैं उसको। लेकिन खान साहब तो माजी में कहते रहे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पीटीआई के हक में आए तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, और जब मुखालफत में आए तो सुप्रीम कोर्ट जानिबदार होती है। चीमा साहब देखिए, मैं तो नहीं पाबंद किसी के फैसले, किसी की भी बात का। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं राय दे रहा हूँ पार्टी मौका मैं नहीं दे रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जो अदालत रात 12 बजे खुले, और जो अदालत मॉडल टाउन का आज तक फैसला न करे, जो अदालत सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है उसका फैसला न करे, जो अदालत आप कह लें कि इसका यूसुफ गिलानी के बेटे के पैसे देते हुए उसका फैसला न करे, क्योंकि तो अदालत ने हुक्म दिया था कि 9 अप्रैल को वोटिंग करवानी है और आप लोग वोटिंग नहीं करवा रहे थे। चीमा साहब, रात 12 बजे की बात है, मैं ये तो बात की बात है ना। मैं कह रहा हूँ सेंध और फैसला क्यों नहीं किया, और रात 12 बजे खुलती क्यों? ये किराए पे बैठे हुए हैं, ये अनकाल है, ये इमरजेंसी सर्विसेज है, ये 1122 है। अदालत इस तरह खुलती है, अदालत इस तरह काम करती है।
चलें, चीमा साहब हमारे साथ ही रहेगा, फ़ायज़ा मलिक को भी शामिल है, गुफ्तगू करती। फ़ायज़ा, आपने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया को अपनी ज़ाती राय में मुकम्मल तौर पर जानिबदार करार दिया, यानी उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट ने PTI की गवर्नमेंट गिराने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़ाहिर चीमा साहब से मुझे हमदर्दी है, उनकी पार्टी की हुकूमत गई है तो ज़ाहिर है गुस्से का इज़हार उन्होंने करना है, और गुस्से में इंसान कई दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे इकदाम जो है वो भी उससे सरजद हो जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अदलिया ने वो किरदार अदा किया है जो पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान के एक मजबूत अदारे को करना चाहिए था। फ़ायज़ा ठीक है, मुझे याद पड़ता है कि जब स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा ने आपके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में रूलिंग दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को मुस्तरद कर दिया था, तो आप लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर सकती है, तब भी क्राइसिस था। फ़ायज़ा, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? पाकिस्तान में कोई ऐसा क्राइसिस नहीं था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खत लिखने का कहा गया था। नहीं, जो हॉस्टेज की एक सिचुएशन थी, पूरी नेशनल असेंबली को बनी गाला के अंदर हॉस्टेज बना के रखा गया, स्पीकर को हॉस्टेज बनाया गया, तो मतलब क्या इसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? एक पाकिस्तान का आइन जो है वो कहता है कि आप इस तरीके से चलें, 1 स्टेप ये है, 2 स्टेप ये है, आप नहीं चलते तो आपके ऊपर कौन है? पार्लियामेंट से ऊपर कौन है फिर? ठीक है, मैं हारिस अतीक साहब नायब सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के। हारिस साहब, जिस तरह से डॉलर 190 रुपए पर पहुंचा, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है बहुत लो लेवल्स को टच करती रही, और जिस तरह से इस रीबाउंड किया है, रीसर्फेस किया है, क्या ये इशारा है कि जो सरमाएदार हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली इन्हिसार करते हैं? हारिस साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी मुल्क की मैशियत के ऊपर उसके सियासी अदम इस्तेकाम या इस्तेकाम का बड़ा गहरा असर पड़ता है, और आपने उसका एक मज़र देखा ही है कि आज ही के दिन 8 रुपये, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब भी अपनी ओपनिंग स्पीच के अंदर फरमा रहे थे, और जिस तरह स्टॉक मार्केट ने भी पॉजिटिव रुझान दिखाया आज सारा दिन, तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पूरी दुनिया में अब जियो पोलिटिकल से ज़्यादा जियो इकनॉमिक दौर है। तो ये बहुत अच्छा जो रीबाउंड भी किया, स्टॉक मार्केट ने भी जंप किया है, और साथ में डॉलर भी डिप्रिशिएट हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की रुपी जो डॉलर पैरिटी है वो मुस्तहकम रहे, हमारे जो बैरूनी कर्जा जाता है उससे अफेक्ट होते हैं, और पूरी मुल्क की मैशियत का जो, क्योंकि हमारी मुल्क की मैशियत डॉलर्स के ऊपर बहुत मुनहसर है, तो उसके साथ रुपी और डॉलर डिस्पैरिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल प्ले करते हैं? हारिस साहब, देखें, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का एक मजमुआ देखें तो 64% ऑफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो USA और 64% USA एंड यूरोपियन साइड के ऊपर सारी आपकी एक्सपोर्ट्स मुनहसर है। तो इसका मतलब है कि जो USA और यूरोप है आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और पाकिस्तान की मैशियत के अंदर बहुत बड़ा रोल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, GSP+ स्टेटस है, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इसके साथ साथ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से भी निपटने के लिए डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट बास्केट। ठीक बात है।